Hello, dear students. So previously we have discussed about Bengal and Britishers and their link with Britishers. Now we are going to discuss about Mysore's resistance to the company. So it is very important कि till now the condition is बंगाल का अगर हम कंडीशन देखेंगे तो देखो जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर हाईली कॉन्फिडेंट नाउ दे हैव अचीव्ड ऑल द कॉन्फिडेंस बिकॉज जो बंगाल की टेरिटरी उनको मिल चुकी है, दीवानी राइट्स, निज़ामत राइट्स, जो भी सारे राइट्स थे उनको जो चाहिए थे गवर्नमेंट फॉर्म अप करने के लिए, तो कमर्शियल इंटरेस्ट जो है कंपनी के वो अब बहुत पहले से ही इम्पीरियलिस्टिक इंटरेस्ट में चेंज हो चुके हैं। तो अब समझ आ चुका है ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पे हम किस तरह से ऑक्यूपाई करेंगे टेरिटरीज़ को, तो अब वो रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। तो बंगाल को एक स्पॉन्सर्ड स्टेट समझते हुए वहाँ से जो वेल्थ मिलती है, वहाँ से जो इकोनॉमिक गेन्स होंगे, अब वो उसको यूज़ करेंगे बाकी सब जगह पे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ डिटेल्स के बारे में जानना। जैसे कि हम समझते हैं कि जो देखिए अब बंगाल, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है और बंगाल से 60% ट्रेड की हेल्प ली जा रही है, तो उसको बदले में पैसा अब कोई नहीं देना पड़ रहा ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो टेरिटरी ही खुद ही ऑक्यूपाई कर ली। सेम टाइम पे हैदर अली जो हैं वो साउथ में कर्नाटका स्टेट में, जो मैसूर, जो आज कर्नाटका स्टेट है, तो वहाँ पे जो मैसूर रीजन है वहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं। हैदर अली नाम के जो शासक हैं वो ग्रो कर रहे हैं, अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं खुद को। तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ये ब्रिटिशर्स की, और एक्सपेंशनिस्ट ही पॉलिसी जो है वो हैदर अली की भी थी। तो एक एक्सपेंशनिस्ट दूसरे एक्सपेंशनिस्ट की जो इंटरफेरेंस है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि जो ब्रिटिशर्स को लगा कि मैसूर को ऑक्यूपाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे सीरीज़ में 4 युद्ध होते हैं, 4 युद्धों के बाद में ऑलमोस्ट जो है ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जो ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में वो मराठों की तरफ बढ़ते हैं, मराठास वॉर करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बंगाल, तो जैसे उन्होंने सारे नवाब्स के साथ कैसे उन्होंने काम किया, अब बंगाल से निकल के अब हम मराठा में देखेंगे तो हो क्या रहा है। मुगल काल डिक्लाइन हो चुका है 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद, और बाद के जो लेटर मुगल्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो कंट्रोल कर सकें ब्रिटिशर्स को। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो धीरे धीरे अब जो अलग अलग जो किंगडम्स हैं, जो जिसमें हम देखते हैं कि भाई इंडिया में यूनिटी नहीं है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट किंगडम्स, तो अब वो धीरे धीरे उन इम्पॉर्टेंट जो हब्स हैं उनको, जो स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अब वो सारे उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। विद दिस मोटिव अब वो बढ़ेंगे मैसूर की तरफ। तो जो आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा, अब यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। तो कहते हैं कि जो बैटल ऑफ तालीकोटा है, इट गेव अ डेडली ब्लो टू द ग्रेट किंगडम ऑफ विजयनगर। देखिए साउथ में क्या होता है कि जो विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर 13वीं शताब्दी के आसपास जो था कि बहुत ग्रो किया था। वहाँ पे हरिहर राय और बुका राय। विजयनगर एम्पायर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत लंबे समय से मुस्लिम रूल जो था, जब हम गुलाम वंश की बात करते हैं और बहुत सारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करते हैं, तो बहुत लंबे समय से जो है मुस्लिम रूल चल रहा है नॉर्थ इंडिया में। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी तक, जब खिलजीज, जैसे पहले गुलाम वंश आता है, उसके बाद में खिलजीज आते हैं, तुगलक्स आते हैं, फिर सैयद आते हैं, लोधी आते हैं, और फिर मुगल्स आते हैं। तो बहुत पहले जब अभी तो खिलजीज का ही टाइम चल रहा होता है, तो खिलजीज के टाइम पे ही अलाउद्दीन खिलजी साउथ तक बढ़ गए थे, एक्सपैंड कर लिया था उन्होंने अपना रायन। तो अब हम देखते हैं उसके बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, उनके टाइम पे जो विजयनगर एम्पायर है ये बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है बिकॉज ऑफ हरिहर किंग और एंड बुका राय, इन दोनों की वजह से। और ये 300 सालों तक विजयनगर एम्पायर चलता है। और विजयनगर एम्पायर क्यों पढ़ाते हैं इतिहासकार, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये उस टाइम का हिंदू रिलीजन बेस्ड किंगडम है, विच वॉज वेरी एमिनेंट एंड बहुत इसके बारे में जितने भी ट्रैवलर्स हैं उन्होंने इसके बारे में, इसकी जो आन बान और शान के बारे में बहुत जिक्र किया हुआ है। तो जब हम अब यहाँ पे इसको लिंकअप कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे कनेक्ट किया है स्पेक्ट्रम में। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बैटल ऑफ तालीकोटा होती है, तालीकोटा बैटल इतनी मशहूर क्यों है? क्योंकि तालीकोटा बैटल के बाद जो विजयनगर एम्पायर था वो छोटे छोटे किंगडम्स में बट जाता है।
ठीक है। तो 1565 में तालीकोटा की बैटल हुई, स्मॉल किंगडम्स में बट गया विजयनगर साउथ। तो इन 1612 वी सी अ हिंदू किंगडम अंडर द वुडियार्स emerged इन द रीजन ऑफ मैसूर। तो कहते हैं 1600 ईस्वी में देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग जो हिंदू किंगडम है, वुडियार जो वंश है, उसके अंडर ये डेवलप होता है। तो चिक्का कृष्ण राज वुदियार जो टू होते हैं, ये रूल करते हैं 1734 से लेके 1766 तक। ठीक है। तो ये इतना 4-5 लाइनों में आपको उन्होंने साउथ की कंडीशन समझाई है कि साउथ में देखो भाई, पहले विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट था। जब विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो 16वीं शताब्दी के आसपास एक वुदियार किंगडम आता है और ये मैसूर में होता है। ठीक है। तो अब यहाँ से वो आपको इंट्रो दे रहे हैं ताकि आप आगे की कंडीशन को समझ सकें। तो अगेन क्या दिख रहा है हमें, अगेन हम यही देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर नहीं रही साउथ में भी। तो चिक्का जो कृष्णयार वुदियार हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ड्यूरिंग कहते हैं सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी के क्या होता है, मैसूर emerged एज अ फॉर्मिडेबल पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। तो इवन जो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हैदर अली और फिर उनका जो बेटा होता है टीपू सुल्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं किंग्स होते हैं, ये बन के एमर्ज होते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो इंग्लिश हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनको हैदर अली से और फिर बाद में टीपू सुल्तान से निपटना पड़ता है। ठीक है। तो इंग्लिश फेल्ट देयर, अब उनको तो समझना था ब्रिटिशर्स को कि भाई हमने बंगाल को तो जीत लिया, और देवर हाईली कॉन्फिडेंट। अब वो आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ की कंडीशन को समझना चाहते हैं। तो इंग्लिश जो थे उन्होंने भी समझ लिया कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे लिए साउथ में जो ये साउथ का जो पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट है, उनको समझ आ रहे होते हैं ब्रिटिशर्स को। तो फिर अब क्या हो रहा होता है, जो मैसूर में अब हम देखेंगे क्या होगा कि जो हैदर अली हैं वो बहुत ही उनकी फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी फ्रेंच के साथ। तो फ्रेंच के साथ तो ब्रिटिशर्स का तो मतलब बहुत ज़्यादा इनका आपस में फ्रिक्शन है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि यूरोप में भी इनकी एक लड़ाई चल रही थी आपस में, है ना। तो हम देखेंगे कि जो जो हैदर अली हैं, या उनका बाद में जो उनका बेटा है टीपू सुल्तान, तो उनकी करीबी फ्रेंच कंपनी के साथ ही ये ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लगती। ठीक है। और जो टीपू सुल्तान का वहाँ पे बहुत, देखो ट्रेड के पीछे ही, ट्रेड वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ग्रो करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज इंडिया से मिल रहे हैं। और उन रिसोर्सेज को लेने के लिए यहाँ पे देखिए कि मैसूर के जो राजा हैं टीपू सुल्तान है, उनका अब बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है मालाबार है, जहाँ से बहुत एक्सपोर्ट्स होते हैं बाहर को। तो उस पर तो उनका कंट्रोल है। अब ब्रिटिशर्स को वो सारे ट्रेडिंग पॉइंट्स चाहिए इंपॉर्टेंट, जहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं बाहर को चीज़ें, राइट। तो उस पर कंट्रोल खुद का बनाना चाहते हैं। तो मैसूर पावर वॉज ऑल्सो सीन एज अ थ्रेट। तो मैसूर की पावर भी ब्रिटिशर्स के लिए थ्रेट के बराबर ही थी। तो राइज कैसे होता है हैदर अली का, यहाँ पे राइज में देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में दो भाई होते हैं, नंजराज एंड देवराज, एंड दे हैड रिड्यूस्ड चिक्का कृष्ण राजवुदियार टू मेयर अ पपेट। तो ये मतलब पपेट के मात्र उनको बनाकर रख देते हैं। और हैदर अली जो होते हैं 1721 में इनका जन्म होता है, एंड ये एक हॉर्समैन घुड़सवार की तरह अपना जो इनका करियर है शुरू होता है मैसूर आर्मी में अंडर द मिनिस्टर्स, उन दोनों मिनिस्टर्स के अंडर। तो ये होते अनएजुकेटेड हैं, लेकिन इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और बुद्धिमत्ता होती है इनके अंदर। तो ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन, बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, तभी तो ये बाद में रूलर बनेंगे। तो रिपीटेड जो इनकर्शंस हैं मराठास की, हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि मराठास की तरफ से और जो निज़ाम है, निज़ाम की तरफ से, जो निज़ाम के ट्रूप हैं उनको उनकी तरफ से अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैसूर में। तो मैसूर को प्रॉब्लम कहाँ है, मराठा से भी प्रॉब्लम है और निज़ाम से भी दिक्कत है। तो अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, मैसूर का हैवी लॉस हो रहा है। तो मैसूर बहुत ज़्यादा फिनेंशियली और पॉलिटिकली वीक हो रहा है, राजनीतिक तौर पे और पॉलिटिकल तौर पे जो क्या हो रहा है, बहुत ही वीक हो रहा है। तो इसकी जो कमज़ोरियां हैं वो हम देखेंगे आगे भी कैसे उनको उससे निपटते हैं। तो नीड ऑफ एन आर वाज अ लीडर, कहते हैं इस समय ऐसा लीडर चाहिए जो कि इनको हाई मिलिट्री पावर्स और डिप्लोमेटिक स्किल्स दे सके। तो हैदर अली क्या करते हैं, हैदर अली वो
सारी डिमांड उस टाइम की उसकी फुलफिल करवा देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ही रियलाइज दैट एक्सीडिंगली मोबाइल मराठास, उनको लगता है कि मराठास तो भाई एक्सीडिंगली मोबाइल हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हैं। मराठास कुड बी कंटेन्ड ओनली बाय स्विफ्ट कैवलरी दैट द कैनन्स ऑफ द फ्रेंच ट्रेंड निज़ामी आर्मी कुड बी साइलेंस्ड ओनली बाय एन इफेक्टिव आर्टिलरी, and that the superior arms from the west could only be matched by arms brought from the same place or manufactured with the same know-how। तो अब क्या हो गया, चिंता हो गई इनको कि भाई जो बड़े स्विफ्ट हैं, बड़े योद्धा माने जाते हैं मराठास, ये इनकी जो मतलब कि इनको अगर शांत करना है तो हमें तो फ्रेंच जो ट्रेंड निज़ामी है आर्मी है वो ही इनको साइलेंट कर सकती है, और हमें उतनी सुपीरियॉरिटी चाहिए। और जो अगर वेस्टर्न खतरा है, वेस्टर्न खतरे से भी निपटने के लिए हमें इतनी ही स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए। तो हैदर अली क्या करते हैं, फ्रेंच की हेल्प लेते हैं टू सेटअप एन आर्मी, अपनी एक आर्मी फैक्ट्री एट डिंडीगुल जो होता है तमिलनाडु में, वहाँ पे ही अपनी आर्मी एस्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन करनी थी मिलिट्री की, क्योंकि इनको पता था कि इनको बहुत सारे खतरे हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अब नेचुरली जो भी ये खतरा तो भाप ही चुके थे हैदर अली भी, कि मुझे मराठा से भी खतरा है, मुझे ब्रिटिशर्स से भी खतरा है, मुझे निज़ाम से भी खतरा है। तो फिर इसीलिए इन्होंने अपनी आर्मी को डेवलप करना शुरू कर दिया, रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। तो हम आगे देखते हैं कि ही ऑल्सो स्टार्टेड टू यूज इस कंसिडरेबल डिप्लोमेटिक स्किल। ये बहुत ही एक कहते हैं जिसको कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट से, स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रूलर रहे हैं हैदर अली। तो विद हिज सुपीरियर मिलिट्री स्किल ही कैप्चर डॉड, बल्लापुर, सेरा, बिदनौर, हॉस्टॉक इन 1761। इन्होंने अपने स्किल्स की वजह से काफ़ी एरियाज़ को अपने अंडर कर लिया और सबमिशन करवाया उन एरियाज़ का। तो रिकवरिंग फ्रॉम द डिफीट एट पानीपत, द मराठाज अंडर माधवराव अटैक्ड मैसूर। और देखो अब मैसूर पे मराठास ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो मराठा क्या करेंगे, माधवराव के लीडरशिप में अटैक करेंगे मैसूर को, और हैदर अली को हराएंगे 1764 में भी, 1766 में एंड 1771 में। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हैदर अली हैं ये क्या करेंगे, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देंगे मराठास को। बट जब माधवराव की डेथ हो जाती है 1772 में, तो क्या करते हैं हैदर अली, वो रेड कर देते हैं मराठास को काफ़ी समय में। 1774 से लेके 1776 तक काफ़ी बार उनकी आर्मी पे ये अटैक करते हैं, और सारी टेरिटरीज जो इन्होंने ये खो दी होती हैं, माधवराव जो मराठा लीडर थे उनके हाथ में दे दी होती हैं, ये वापस दोबारा से रिकैप्चर कर लेते हैं। तो अब हैदर अली की कंडीशन क्या है, हैदर अली के पास एक गुड आर्मी है, उन्होंने अपनी मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज कर लिया, मराठास को वो टक्कर दे चुके हैं, मराठास से उन्होंने रीऑक्यूपाई कर लिया। तो देखो दुश्मन तो है ना, तो जो मराठास हैं वो दुश्मन है, वहाँ पे बैठे हुए हैं अभी, तो वो चुप तो बैठेंगे नहीं, वो बाद में ब्रिटिशर्स का मतलब साथ देंगे, ये हमें देखने को मिलेगा। तो फिर होती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। देखो जो पहली वॉर हुई थी या सेकंड हुई थी, थर्ड फोर्थ 4 वॉर्स हुई थी। देखो पहली 2 वॉर्स में क्या होते हैं, ये दोनों ही वॉर्स में जो अंग्रेज़ होते हैं उनको कुछ खास नहीं मिलता, वो हार जाते हैं, ठीक है। और जो ये मैसूर रूलर होते हैं ये जीत जाते हैं। जो थर्ड और फोर्थ वॉर होती है, थर्ड फोर्थ वॉर में अंग्रेज़ों को मतलब जीत मिलती है, और मतलब थर्ड वॉर में भी उनको थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा हद तक जीत मिलती है, और फोर्थ में तो कम्प्लीटली वो लोग हरा देते हैं, ये जो है बिल्कुल मैसूर किंगडम को हरा देंगे, और मैसूर को बिल्कुल एक प्रिंसली स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो पहले के वुदियार जो रूलर्स हैं उनको दोबारा से गद्दी पे बिठा देंगे ब्रिटिशर्स। तो हम अब ये थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। अब देखो जो फर्स्ट वॉर हुई थी, इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये वॉर में जो अंग्रेज़ थे वो हार गए थे। तो बैकग्राउंड देखिए कि इजी सक्सेस मिली थी अंग्रेज बंगाल में, तो इंग्लिश बहुत कॉन्फिडेंट थे, तो उनको लगा कि हम एक ट्रीटी साइन करते हैं। दे कॉन्क्लूडेड ट्रीटी विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो उन्होंने जो हैदराबाद के निज़ाम है उनके साथ ट्रीटी साइन की कि परसुडिंग हिम टू गिव देम द नॉर्दर्न सरकार्स इन ल्यू ऑफ विच दे सेड दे वुड प्रोटेक्ट द निज़ाम फ्रॉम हैदर अली। तो जो निज़ाम थे हैदराबाद के
तो हमने शुरू में स्टडी किया कि जो हैदर अली है उनके दुश्मन है निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास और ब्रिटिशर्स। तो अब क्या है, अब ये उस तैयारी कर रहे हैं अंग्रेज़ कि अब हमने जाना है भाई इसको हैदर अली को हराना है। तो हैदर अली के जो दुश्मन हैं उनको अपने साथ दोस्त बना रहे हैं। तो इन्होंने उनको बोला कि भाई हम आपके साथ आपको पूरी प्रोटेक्शन करेंगे हैदर अली से। और हैदर अली के पहले से ही जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं नवाब ऑफ आरकट के साथ और मराठास के साथ, तो बहुत ज़्यादा ये आगे ज़्यादा अब देखेंगे अलाइंसेस बनेंगी। तो द निज़ाम, द मराठास एंड द इंग्लिश अलाइड टुगेदर। ठीक है, अब क्या होगा, पहली वॉर में जो निज़ाम होंगे, मराठा होंगे और इंग्लिश होंगे, ये आपस में एक संधि करेंगे, आपस में दोस्ती बना लेंगे और अटैक किसके अगेंस्ट में, हैदर अली के अगेंस्ट में। हैदर अली बहुत ही सूझबूझ से काम लेंगे और डिप्लोमेटिकली काम करेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो हैदर अली है, हैदर अली भी डिप्लोमेसी चलते हैं और मराठास को कहते हैं कि आप लोग भी हम लोग आपस में कि टू टर्न दम न्यूट्रल, उनको हैवीली पे करते हैं मराठास को कि भाई आप नहीं, आप मेरे अगेंस्ट मत हो ना, मैं आपको पे करता हूँ। और निज़ाम जो होते हैं उनको कहते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि जो हैदराबाद के निज़ाम होते हैं उसको कहते हैं कि भाई आप मेरे साथ हो जाओ कि भाई हम जो जीतेंगे टेरिटरीज हम आपस में शेयर कर लेंगे। और ही देन जॉइंड द निज़ाम टू अटैक द नवाब ऑफ आरकट। तो इवन अब जो दुश्मनों को अंग्रेज़ अपने साथ मिला चुके थे, ये उन दोनों को अपने साथ मिला के वापस, और इवन अपने जो हैदर अली हैं अपने एक दुश्मन नवाब ऑफ आरकट पे अटैक करा देते हैं। तो अब देखो ये वॉर कैसे होती है। वॉर करीब करीब 1.5 तक चलती है, 1.5 साल तक चलती है। और बिना किसी कंक्लूजन के हैदर अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं और सडनली अपीयर हो जाते हैं बिफोर द गेट्स ऑफ मद्रास। देयर वाज कंप्लीट chaos एंड पैनिक एट मद्रास, फोर्सिंग द इंग्लिश टू कंक्लूड अ वेरी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी विद हैदर ऑन अप्रैल 1769, ट्रीटी ऑफ हैदराबाद। तो अब पावर तो बढ़ा ही ली थी हैदर अली ने अपनी, तो अब वो एक संधि साइन करेंगे विद ब्रिटिशर्स को साइन करनी पड़ेगी वो संधि, ट्रीटी ऑफ मद्रास कहते हैं उसको। अब इस ट्रीटी में क्या होगा, इस ट्रीटी में ये अपने जो प्रिजनर्स हैं उनको एक्सचेंज करेंगे और म्यूचुअल जो रेस्टिट्यूशन है कॉन्क्वेस्ट का, वो मतलब जो चीज़ें जिसकी जो चीज़ें हैं टेरिटरीज हैं वो वापस करनी पड़ेंगी। ठीक है, रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि विच इज़ स्टोलन फ्रॉम ओरिजिनल ओनर्स। ठीक है, रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है। तो ये वापस करेंगे और हैदर अली वॉज प्रॉमिस्ड द हेल्प। और इंग्लिश क्या करेंगे, हैदर अली को प्रॉमिस करेंगे कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे अगर आपके ऊपर कोई और ख़तरा आया तो। ठीक है, तो इस तरह से पहली वार में हैदर अली बहुत टैक्टफुली डिप्लोमेसी के साथ क्या करते हैं, अंग्रेज़ों को हरा देते हैं और एक ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करते हैं। तो सेकेंड हम देखते हैं कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 to 84 लड़ी जाती है। अब इसका बैकग्राउंड हम समझेंगे। इसमें क्या होगा कि जो इसमें हम देखेंगे कि हैदर अली अंग्रेज़ों पे वो करेंगे, अंग्रेज़ों पे एक ब्लेम करेंगे कि भाई आपने हमारा विश्वास तोड़ा है। ठीक है, क्योंकि आपने जो हमने ट्रीटी साइन की थी उसको वायलेट किया। मद्रास की ट्रीटी को वायलेशन क्या हुई कि मराठास जब अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स इस पे हैदर अली पे, तो इंग्लिश उनकी हेल्प के लिए नहीं आते। और हेल्प के लिए कौन आता है, फ्रेंच आके हेल्प के लिए आते हैं। तो फ्रेंच इवन जो हैदर अली की आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी फ्रेंच पूरी कर देते हैं, बंदूकों से, गन से, और जो भी सामान चाहिए होता है एग्जैक्टली वो सारा प्रोवाइड करवा देते हैं। तो बड़ा ही और इस तरह से जो मतलब लगता है। और मराठास जो होते हैं और मराठास के अगेंस्ट जब देखते हैं कि भाई ट्रीटी में तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था अंग्रेज़ों ने कि हमें हेल्प करेंगे हैदर अली को, पर लेकिन हैदर अली को वो हेल्प करते नहीं। तो इवन हम देखते हैं कि और उस साथ में हम ये चीज़ देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंटली थ्रू माहे फ्रेंच पोजेशन ऑन द मालाबार कोस्ट, सम फ्रेंच वॉर मटेरियल वॉज ब्रॉट टू मैसूर। तो कुछ फ्रेंच वॉर मटेरियल भी मैसूर लाया जाता है। और इन द मीन वेल क्या होता है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट हो जाती है। तो जिस वॉर में जो फ्रेंच होते हैं तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ होते हैं। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या होगा कि जो अमेरिका है
एक कॉलोनी की तरह था, जैसे इंडिया एक कॉलोनी की तरह बनने वाला था, वैसे ही अमेरिका एक कॉलोनी की तरह था ब्रिटिशर्स के अंडर। तो अब वो अमेरिका हाथ से निकल निकल रहा था, और उसके उसमें वहाँ उस वॉर में भी जो फ्रेंच थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। तो अब अगर वो बाहर दुश्मन हैं, जहाँ पे उनकी जहाँ अभी तो भारत तो कॉलोनी बनी हुई है, तो कॉलोनी में भी फिर वो दुश्मनी नहीं पाएंगे आपस में, जो इंग्लिश है और फ्रेंच है। और नेचुरली जो हैदर अली की फ्रेंडशिप है फ्रेंच के साथ, वो उनको नहीं पसंद आएगी बिल्कुल भी अंग्रेज़ों को। तो क्या करेंगे, they therefore tried to capture माहे which हैदर regarded to be under his protection। तो वो ये अटैक करेंगे माहे पे। तो ये जो माहे मालाबार, ये जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, जब इस पे अटैक करेंगे अंग्रेज़, तो ये चीज़ पसंद नहीं आएगी हैदर अली को। तो ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो डिप्लोमेटिकली चालें चलने वाले थे ना। तो देखो होता क्या है कि जब बाहर, देखो मैंने आपको पिछले एक वीडियोज़ में मैंने आपको एक ऑडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो उस समय में जो कंट्रीज थी ना, उनके अंदर एक होड़ मची हुई थी कि हमने कॉलोनीज बनानी है पूरे दुनिया में। जिसके पास ज़्यादा कॉलोनीज होंगी उतना ही वो बंदा, उतना ही वो कंट्री रिच होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉलोनी तो उनके हाथ से निकल रही है, अंग्रेज़ों के हाथ से, है ना। तो उनको लग रहा है कि अमेरिका हमारे हाथ से जा रहा है, तो हमने भारत को नहीं जाने देना। तो उनका सारा ध्यान भारत पे फोकस हो गया। इनफैक्ट इनको ये भी डायरेक्शन मिली थी इंग्लैंड से कि भाई आप पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वहाँ पे पावर एक्सरसाइज मत करो, और आप क्या करो, डिप्लोमेटिक तरीके से जो है वहाँ के लोगों के साथ मिल के अलाइंसेस बनाकर और स्ट्रेटेजिकली चलकर आप धीरे 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 ऑक्यूपाई करो टेरिटरी। एकदम से पावर मत बढ़ाओ वहाँ पे, एकदम से मत ऐसा करो। और ये सब चीज़ें पिट्स जो इंडिया एक्ट था उसके थ्रू इंग्लैंड से डायरेक्शंस मिली थी इनको, इन ब्रिटिश कंपनी को, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अब ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम क्या हो रही है, फ्रेंच से हो रही है प्रॉब्लम, हैदर अली दोनों से हो रही है प्रॉब्लम। और उसको लग रहा है कि भाई ये तो मेरे एरिया, मेरे हाथ से तो कहीं इंडिया भी ना चला जाए, इंडिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ना चले जाएं। तो अब हैदर अली है वो एक सशक्त राजा थे, तो उनको लगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये, कि इन्होंने जो इंग्लिश हैं इन्होंने तो डायरेक्टली अटैक कर दिया, उधर से संधि साइन करते हैं मेरे साथ और मुझे हेल्प भी नहीं करते मराठास के अगेंस्ट, और अब मेरे एरिया पे अटैक भी कर रहे हैं। तो फिर होगी सेकेंड जो वॉर हुई। तो सेकेंड वॉर में क्या होता है, हैदर फॉर्ज्ड एन एंटी इंग्लिश अलायंस विद मराठा एंड निज़ाम। अब जो हैदर हैं वो क्या करेंगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ मराठास और निज़ाम को अपनी तरफ मिला के एक वॉर करेंगे। और इसके बाद में वो फॉलोअप करेंगे डायरेक्टली एक अटैक ऑन कर्नाटक एरिया में, कर्नाटक एरिया में, और जहाँ पे वो कैप्चर करेंगे आरकट को और डिफीट करेंगे इंग्लिश आर्मी को अंडर कर्नल बेले। तो इन 1781 इन द मीनवाइल क्या होगा, जो इंग्लिश हैं वो डिटैच करने की कोशिश करेंगे बोथ द मराठास एंड निज़ाम फ्रॉम हैदर साइड, ठीक है। वो कहेंगे कि भाई इनको, तो क्या थे, जो मराठा थे और निज़ाम थे, हैदराबाद के जो निज़ाम थे, ये बीच में ना कभी पेंडुलम की तरह काम कर रहे हैं। कभी अंग्रेज़ इनको अपनी तरफ खींचते हैं, कभी हैदर अली इनको, हैदर जो है वो अपनी अपनी तरफ, इनको हैदर अली अपनी तरफ खींचते हैं। तो जब हैदर फ्रॉम हैदर साइड से जब इनको अटैच करेंगे, तो हम देखते हैं कि बट द एन अनडिटर्ड हैदर फेस्ड द इंग्लिश बोल्डली। तो लगता है जो हैदर अली वो कहाँ मानने वाले थे, तो वो फेस करते हैं इंग्लिश को बोल्डली। लेकिन एक डिफीट मिलती है इनको यहाँ पे पोर्तो नोवो में इन 1781 में। हाउएवर ये फिर से, लेकिन थोड़ी सी डिफीट तो मिलती है, लेकिन फिर भी अपनी फोर्सेस को ये रीग्रुप करते हैं और अंग्रेज़ों को हरा देते हैं, ठीक है। बल्कि खुद वो हारने वाले थे पोर्तो में। हैदर अली फेस द इंग्लिश बोल्डली ओनली टू सफ़र अ डिफीट एट पोर्तो नोवो, लेकिन फिर से रीग्रुप करके इनको अंग्रेज़ों को हरा देते हैं। अब हो क्या रहा था, देखिए आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन थी कि एक कंपनी जो कि बहुत पावरफुल है, ठीक है, उसके पास पैसा भी है, आर्मी भी है, और एक ऐसा रूलर जो कि अपने ही एरिया में अकेला पड़ता जा रहा है, अपने ही आसपास के लोगों को कभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कभी हरा पा रहा है उनको, क्योंकि वो बहुत टैक्टफुल था खुद भी, और कभी खुद हारे जा रहा है। तो अब देखेंगे कि सेकेंड वॉर में बहुत हिम्मत के साथ जो है हैदर अली हैं स्ट्रेटेजिकली अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को हरा देते हैं।
और उनका जो आर्मी कमांडर होता है ब्रेथवेट, उसको कैप्चर कर लेते हैं। और फिर अब साइन होगी सेकेंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब क्या होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में, हैदर अली डाइड ऑफ कैंसर ऑन December 7, 1782। तो अब उनका बेटा है जो टीपू सुल्तान, वो युद्ध लड़ेगा फॉर 1 year विदाउट एनी पॉजिटिव आउटकम, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलेगा। लेकिन इतना ज़्यादा फेडअप हो गई थी दोनों साइड्स कि उन्होंने फाइनली ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को बोला कि भी इन दिस ट्रीटी दे सेड दैट ईच पार्टी गेव बैक द टेरिटरीज इट हैड टेकन फ्रॉम द अदर, कि भाई हम आपस में जो चीज़ें हमने वापस टेरिटरीज एक दूसरे से ली हैं, हम एक दूसरे को रिटर्न कर देंगे। लेकिन अभी भी ये इतने लंबे से जो फर्स्ट वॉर हुई है, सेकेंड वॉर हुई है, तो अभी भी ना ब्रिटिशर्स रुक रहे थे और ना जो है मैसूर के किंगडम के रूलर हैं ये हार मानने को तैयार थे, ये भी बराबर की टक्कर दे रहे थे। अब क्या होता है नेक्स्ट थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की जो बैकग्राउंड है उसको समझिए। A dispute arose between Tipu and the state of Travancore. Travancore had purchased Jalkotal and Cannanore from Dutch in the Cochin state, as Cochin was feudatory of Tipu. तो जो एक जो ट्रेवनकोर है वो क्या करेंगे, ट्रेवनकोर परचेज करेंगे जलकोटल एंड कैननौर, किससे, डच से। कहाँ से, कोचीन से। देखो टीपू को इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो ट्रेवनकोर की जो स्टेट है, ठीक है, वहाँ का जो रूलर है उसने क्या किया, जलकोटल को और कैननौर को कहाँ किससे ले लिया, डच से ले लिया, ठीक है। तो देखिए डच जो थे वो भी ट्रेड के माध्यम से ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, तो है ना। तो हम देखते ही आ रहे हैं कि कैसे कि अब ये, लेकिन जो डच का जो वो है कंट्रोल है वो थोड़ी सी जगह पे रह चुका है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वो यहीं पे है कैननौर के आसपास ही। तो कैननौर की जगह वो डच से, जो ट्रेवनकोर का स्टेट का रूलर है वो डच से वो लेते हैं, जगह लेते हैं। तो जब वो डच से वो चीज़ लेते हैं तो टीपू सुल्तान कहते हैं कि ये डच कौन होते हैं कि वो कोचीन की वो जो जगह है ट्रेवनकोर स्टेट के रूलर को देने वाले, कि वो तो उनकी खुद की फिडेटरी है ना। कोचीन एज कोचीन वॉज अ फ्यूडेटरी ऑफ टीपू। तो फ्यूडेटरी क्या होती है, एक ऐसा एरिया जिसको आप ओन करते हो, है ना, आपके पूर्वज ओन करते हैं या आप ओन करते हैं उस चीज़ को, और उसको बेचने का राइट आपके पास ही है, किसी और के पास नहीं होगा। तो टीपू को ये बहुत ही बुरा लगा और उनको ये एक्ट ऑफ ट्रेवनकोर लगा एज अ वायलेशन ऑफ हिज सोवरीन राइट्स। सो इन अप्रैल 1790 जो टीपू हैं वो डिक्लेयर करते हैं एक वॉर विद ट्रेवनकोर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हर राइट्स, फॉर हिज राइट्स। सो जो इंग्लिश हैं, ठीक है, अब उनको मौका लगा है, वो ऐसे ही मौके की तलाश में थे कि भाई हमें कोई तो दुश्मन मिले इनके अगेंस्ट, क्योंकि पहली वॉर्स में तो जो मराठा और निज़ाम मिल रहे हैं वो तो बार बार उन्हीं के साथ जाके मिल जाते हैं, हैदर अली के साथ जाके मिल जा रहे थे। तो फिर अब ये इनको और एक नए, तो ये इसी को बोलते हैं ना, फूट डालो राजनीति, जो फूट डालो राज करो वाली राजनीति। तो मतलब दुश्मन के साथ मिलके हम हराने वाले, है ना। तो इस चीज़ में हम देखेंगे कि इंग्लिश क्या करेंगे, ट्रेवनकोर के साथ इकट्ठे हो जाएंगे और टीपू पे अटैक करेंगे। और 1790 में अटैक, इन 1790 टीपू डिफीटेड द इंग्लिश। तो टीपू क्या करेंगे, अंग्रेज़ों को हरा देंगे अंडर जनरल मीडोज। इन 1791 में क्या होगा, कॉर्नवालिस हैं लीडरशिप लेंगे और बहुत ह्यूज आर्मी के साथ वो मार्च करेंगे थ्रू एम्बर एंड वेलोर, फिर बैंगलोर में कैप्चर करेंगे 1799 में, और वहाँ से सेरिंगापट्टम एंड वहाँ से सेरिंगापट्टम की तरफ निकलेंगे। कोयम्बटूर अपने एरिया में ले लेंगे, वो बीच में लूज़ हो जाएगा, लेकिन बाद में वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कोयम्बटूर फेल टू देम बट दे लॉस्ट इट अगेन एंड एट लास्ट विद द सपोर्ट ऑफ मराठास एंड निज़ाम द इंग्लिश अटैक्ड सेरिंगापट्टम फॉर द सेकेंड टाइम। तो यहाँ पे देखो फिर से अंग्रेज़ों ने जो मराठा है और निज़ाम है उनको फिर से अपनी तरफ करके सेरिंगापट्टम जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया उसको अपनी तरफ कर लेते हैं। तो इस यहाँ पे टीपू सुल्तान बहुत टक्कर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी की सारी जो सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि वंस अगेन
जो अंग्रेज़ हैं अब वो अकेले नहीं रहे, क्योंकि ट्रेवनकोर का रूलर भी उनके साथ मिला हुआ है, निज़ाम भी उनके साथ हैदराबाद का मिला हुआ है, मराठास भी उनके साथ मिले हुए हैं। तो अब क्या होगा, देखो अगर इन सबके बीच में आपस में यूनिटी होती तो अंग्रेज़ कभी भी इंडिया पे राज ना कर पाते। अब आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशंस की इनकी आपस में ही बहुत फाइट होती थी, जिस चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ लेते थे। तो अब सेरिंगापट्टम को ले लिया जब, तो टीपू ने बहुत टफ टक्कर भी दी, लेकिन अब क्या है, कॉन्सिक्वेंटली एंड में ये ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम साइन करेंगे। ये बहुत ही एक पेनफुल ट्रीटी थी टीपू सुल्तान के लिए, तो ये हम ध्यान से आप हमेशा याद रखेंगे इस ट्रीटी को। तो और क्योंकि ये इतनी पेनफुल क्यों थी, क्योंकि इस ट्रीटी में बहुत ज़्यादा लूज़ कर जाते हैं टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे मैसूर के, तो यहाँ पे उनका डिक्लाइन जैसे कहते हैं क्या ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा उनको धक्का लगेगा इस चीज़ का। तो अंडर दिस ट्रीटी क्या करना पड़ेगा, नियरली हाफ ऑफ द मैसूरियन ट्रीटी वॉज टेकन ओवर बाय द विक्टर्स, और बारह महल, डिंडीगुल, मालाबार, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज जो शुरू से ही अंग्रेज़ चाहते हैं वो फाइनली उनके पास होंगे। वाइल जो मराठाज हैं वो उनको रीजन्स मिलेंगे, तुंगभद्रा और उसके आसपास की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उसके आसपास के रीजन को मराठास को दे दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हेल्प करी। और निज़ाम एक्वायर्ड द एरियाज फ्रॉम द कृष्णा, और जो निज़ाम जो हैदराबाद के, उनको बाकी का एरिया कृष्णा के साइड वाला मिलेगा। अब क्या हुआ, एज अ वॉर डैमेज 3 करोड़ रुपया देना पड़ा टीपू सुल्तान को, और हाफ ऑफ द जो वॉर इंडेमनिटी वॉज टू पेड इमीडिएटली वाइल द रेस्ट। अब क्या हुआ, सारा पेमेंट तो वो अब कर नहीं पाए, इकट्ठे दे नहीं पाए, तो उनको इंस्टॉलमेंट्स देनी थी, और इंस्टॉलमेंट्स के लिए जो टीपू के दोनों बेटे थे उनको बंदी बना दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। सो दिस वॉज अ वेरी हार्श स्टेप टेकन बाय ब्रिटिशर्स। वो रूलर के दोनों बेटों को ले जाते हैं कि भाई हम बंदी बना के रखेंगे, नहीं तो आप पूरी पेमेंट दो अपनी, ठीक है। तो थर्ड वॉर जो है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है मैसूर किंगडम के लिए। अब शुरू हो गया था इस मैसूर किंगडम का डिक्लाइन, जो कि बाद में प्रिंसली स्टेट में बस प्रिंसली स्टेट तक बन के रह जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे स्ट्रैटेजिकली पहले मद्रास जीता, फिर बंगाल जीता, उसके बाद में फिर धीरे धीरे मैसूर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब वो कंपनी ना रहकर अब वो ट्रेड प्लस साथ पैरेलली ट्रेड भी करना है, ट्रेडिंग पॉइंट्स भी लेने हैं वहाँ पे, इंपोर्ट्स भी करने हैं और एक्सपोर्ट्स भी करने हैं, और पेमेंट भी कोई नहीं करनी है, और इनफैक्ट टेरिटरीज भी ले लेनी है। अब रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे बहुत बुरी तरह से, ताकि जो इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया जा सके। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है। जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर्स है, ये इंग्लिश एज वेल एज द टीपू सुल्तान यूज्ड द पीरियड 1792 से लेके 1799 तक का जो पीरियड है वो टीपू सुल्तान यूज़ करते हैं। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ यूज़ करते हैं अपने लॉसेस की भरपाई करने के लिए, ठीक है, फुलफिल करने के लिए। तो इनफैक्ट टीपू सुल्तान अपनी सारी जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम है उसकी जो सारी मांग है वो पूरी कर देते हैं, और अपने बच्चों को रिलीज़ भी करा लेते हैं। इन 1796 क्या होगा, हिंदू रूलर जो वुडियार डायनेस्टी के हैं उनकी डेथ हो जाएगी, और टीपू सुल्तान क्या करेंगे, वुडियार के जो माइनर सन हैं उनको थ्रोन पे नहीं बिठाएंगे और खुद को रूलर घोषित करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो वुडियार डायनेस्टी के रूलर्स हैं वो एक पपेट मात्र ही हैं, मेन जो थे वो यही थे, जो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान है यही मेन रोल अदा करेंगे, ऑलमोस्ट लाइक अ रूलर यही अदा करेंगे। ही ऑल्सो डिसाइडेड टू अवेंज, इनको भी टीपू सुल्तान को भी अपनी इंसल्ट जो थी करवाई थी इन्होंने पिछली ट्रीटी में, उनको उसकी भरपाई करनी थी, बिकॉज इट वॉज वेरी ह्यूमिलिएटिंग फॉर हिम। तो हम देखेंगे कि अब क्या होगा, 1798 में जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं वो सर जॉन शोर को सक्सीड करेंगे, गवर्नर जनरल बनेंगे, और क्या करेंगे, ही वॉज अ इम्पीरियलिस्ट टू द कोर, बहुत इम्पीरियलिस्टिक जो उनकी रूल करने वाली सोच थी और फार साइटेड और कंट्रोल करने वाली सोच थी। तो वेलेस्ली किस चीज़ से कंसर्न थे, वेलेस्ली को लगता था कि जो टीपू हैं इनकी फ्रेंडशिप बहुत बढ़ रही है फ्रेंच के साथ, तो वाई नॉट अब इनकी जो फ्रेंच और मैसूर किंगडम की फ्रेंडशिप शुरू से ही इंग्लैंड को शुरू से ही जो इंग्लिश हैं ब्रिटिशर्स हैं इनको पसंद नहीं है, तो अब उनको ये पसंद नहीं है, और अब ये क्या करेंगे,
कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे कि ये किसी तरीके इनकी फ्रेंडशिप ख़त्म हो आपस में. So the charge sheet against Tipu mentioned that he was plotting against the English with the Nizam and Marathas, and that he had sent emissaries to the Arabia, Afghanistan, Kabul, and Zaman Shah, as also to Isle of France and Versailles with treasonable intent. अब क्या करेंगे, एक जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक चार्जशीट बनाएंगे और एक इल्ज़ाम लगाएंगे टीपू सुल्तान पे कि भाई आप क्या कर रहे हो, हमारे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे हो. ठीक है, आपने ट्रीटी तो साइन की हमारे साथ, लेकिन आप क्या कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो. किसके साथ आप? ही वॉज प्लॉटिंग अगेंस्ट द इंग्लिश. किसके साथ कर रहे हो? निज़ाम के साथ कर रहे हो, मराठास के साथ कर रहे हो. और आप अपने गुप्तचर जो हैं, एमिसरीज मतलब जो जिनको एक मिशन पे भेजा जाता है, कुछ लोगों को, अपने इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को आप भेज रहे हो अरेबिया में. आप उनको अरेबिया में भेज रहे हो, अफ़गानिस्तान, काबुल, जमन शाह, सबके पास भेज रहे हो, और इवन फ्रांस भेज रहे हो, और दूसरे देशों में आप भेज रहे हो हमारे अगेंस्ट. तो वो टीपू और विद ट्रीजनेबल इंटेंट, मतलब आप हमें विद्रोह करना चाहते हो हमारे साथ, और आपका मकसद वो है. तो टीपू का जो एक्सप्लेनेशन है, जो टीपू सुल्तान ने कहा, उनको समझाया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया लॉर्ड वेलेस्ली को. और उसके बाद में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन ईच अदर, वो तो है ही है, शुरू से ही ट्रस्ट तो नहीं था. तो अब उनको क्या होगा, जो फोर्थ वॉर होगी, डिसिसिव वॉर, वो होगी. तो जो फोर्थ वॉर बिगेन ऑन अप्रैल 1799, और ये वॉर एंड हो जाती है विद इन 1 मंथ, लेस देन इवन 1 मंथ, और 1799 में, जिसमें जो सेरिंगापट्टम है उसका फॉल हो जाता है. टीपू सुल्तान को डिफीट किया जाता है, फर्स्ट बाय इंग्लिश जनरल स्टुअर्ट एंड देन बाय जनरल हैरिस. आर्थर वेल्सले जो हैं, द ब्रदर ऑफ लॉर्ड वेल्सले, उनको इवन वो ज्वाइन करते हैं. तो इंग्लिश वर अगेन हेल्प्ड बाय द मराठाज एंड द निज़ाम. तो देखो, मराठाज एंड निज़ाम क्या कर रहे हैं, शुरू से ही चारों वॉर्स में उन्होंने देखा पलड़ा किसका भारी है, वो उस तरफ हो जाते थे. जिस तरफ उनको लगता था कि भाई ये साइड ज़्यादा को बेनिफिट कर रहा है, तो वो उस तरफ हो जाते थे. तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सब्सिडरी अलायंसेस बने, कभी वो इस तरफ हैं, कभी वो उस तरफ हैं. तो अब यहाँ पे देखिए फाइनली क्या होगा, जो मराठा हैं वो इंग्लिश वर ऑल अगेन हेल्प बाय द मराठाज हेल्प कर रहे हैं इंग्लिश की, और निज़ाम भी हेल्प कर रहे हैं. तो बदले में क्या होगा, बदले में मराठास को प्रॉमिस किया जाएगा कि आपको टीपू सुल्तान की जो आधी टेरिटरी है वो हमको देंगे. एंड निज़ाम हैड ऑलरेडी साइन द सब्सिडरी अलायंस, उनके साथ भी उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया. टीपू ने काफ़ी ब्रेवली फाइट किया. उनके इवन उनके जो हिज फैमिली मेम्बर्स वर इंटर्न्ड एट विल्लौर, उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी वहाँ पे रख लिया गया विल्लौर में. और उनका जो सारा राजकोष था उसको कॉन्फिस्केट कर लिया, छीन लिया बाय द ब्रिटिशर्स. और इंग्लिश जो थे, उन्होंने एक लड़के को चूज़ किया फ्रॉम द अर्ली हिंदू रॉयल फैमिली ऑफ मैसूर, और जो वुडियार हैं उनकी फैमिली से एक लड़के को चूज़ करके वापस उसको महाराजा बनाया, ताकि वो उसको एज अ पपेट की तरह यूज़ कर सकें. और बाद में एंड ऑल्सो इम्पोज ऑन हिम द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इम्पोज कर दिया. सब्सिडरी अलायंसेस में म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, और ऑलमोस्ट पलड़ा ब्रिटिशर्स का ही भारी इसमें था. तो विद दिस, अब मैसूर आफ्टर टीपू, मैसूर का क्या होता है, वेलेस्ली ऑफर करते हैं सोंढा और हैरपोनिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर किंगडम टू द मराठास. ठीक है, उसको उनको करते हैं, जो कि मराठास लेटर ऑन रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए. निज़ाम वॉज गिवन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ घूटी एंड गुरम कोंडा. निज़ाम को वो एरियाज दिए जाते हैं. वो इंग्लिश जो होते हैं वो पोजेशन ले लेते हैं कन्नरा का, वायनाड का, कोयम्बटूर का, द्वारपुरम का, सेरिंगापट्टम का, इंपॉर्टेंट जगहों का पोजेशन इंग्लिश ले लेते हैं. और द न्यू स्टेट ऑफ मैसूर वॉज हैंडेड ओवर टू द ओल्ड हिंदू डायनेस्टी, जो वुडेयार डायनेस्टी थी. कृष्णराज 3 जो एक माइनर थे, लड़के थे, तो उनको वो मैसूर किंगडम दे देते हैं, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी सुजरैनिटी. और इन 1831 विलियम बेंटिक टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर,
ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, पहले क्या करेंगे, एक माइनर को देंगे और बाद में जो विलियम बेंटिंग है बोलेंगे अच्छे से नहीं चला पा रहे आप, तो ये मेरे को दो कंट्रोल मैसूर का। और इन 1881 क्या होगा, लॉर्ड रिपन जो है रीस्टोर करेंगे द किंगडम टू इट्स रूलर। तो 1881 में अपने ईज़ के अकॉर्डिंग, कंफर्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मैसूर किंगडम है वो कम्प्लीटली अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया, एंड जिस तरह से उनको चलाना है राज वहाँ पे वो अपने हिसाब से चलाएंगे। और अगर किसी को बिठाएंगे भी गद्दी पे तो उसको अपना एक रूल, एक पपेट मात्र बनाकर बिठाएंगे, ठीक है। विद दिस योर मैसूर ब्रिटिश पार्ट इज़ फिनिश्ड। अब जो है मराठा स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे ब्रिटिशर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर।